दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुधिर यानी कि ब्लड। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम रुधिर के बारे में जानेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम रुधिर के घटक के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर रुधिर का कार्य क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रुधिर के बारे में जानते हैं। दोस्तों रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो जल से कुछ भारी, चिपचिपा, स्वाद में नमकीन, हल्का क्षारीय तथा अपारदर्शी पदार्थ होता है। इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि मनुष्यों में रुधिर की मात्रा कितनी होती है, तो मान लीजिए कि कोई एक मनुष्य है, उस मनुष्य के भार के 7 से 8% रुधिर की मात्रा उसके शरीर में पाई जाती है। यानी कि जो मनुष्य है उसका जितना भार है उसका लगभग 7 से 8% भाग जो होता है वो रुधिर का होता है। और यहीं पर अगर हम स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा की बात करें तो स्वस्थ मनुष्य में रक्त की जो मात्रा होती है वो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। और यहीं पर एक चीज़ और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि स्त्रियों में जो रक्त होता है पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। यानी कि स्त्रियों में रक्त की मात्रा कम पाई जाती है पुरुषों की अपेक्षा में। तो ये रहा हमारा रुधिर। अब हम बात करते हैं रुधिर के घटक के बारे में। दोस्तों रुधिर के मुख्यतः 2 घटक हैं, जिसमें से हमारा पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, और प्लाज्मा को सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद में समझते हैं। दोस्तों प्लाज्मा रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है, जिसमें से 90% जल होता है तथा 10% में कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रतिरक्षी, ग्लूकोज, हार्मोन, वसीय अम्ल, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन आदि पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थों में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के फास्फेट, क्लोराइड आदि सम्मिलित होते हैं। प्लाज्मा में रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है, इसीलिए इसे रुधिर का निर्जीव भाग भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं रुधिर के दूसरे घटक के बारे में, यानी कि रुधिर कणिकाओं के बारे में। दोस्तों रुधिर कणिकाओं के बारे में अगर हम बात करें तो यह रुधिर का लगभग 45% भाग बनाता है तथा यह 3 प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा पहला है लाल रुधिर कणिकाएँ, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएँ और तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। दोस्तों मानव रुधिर में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ये लाल रंग की केंद्रक रहित तथा उभय अवतल कणिकाएँ होती है। यह हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण लाल होती है। इसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। लाल रक्त कणिकाओं की आयु काल लगभग 120 दिन होती है। तो ये हमारा हो गया लाल रुधिर कणिकाएँ। अब हम बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। दोस्तों ये लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी, मात्रा में कम, केंद्रक युक्त तथा रंगहीन कणिकाएँ होती हैं। इसका आयु काल 1 से 2 दिन ही होता है। यह 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें से हमारा पहला है कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएँ और दूसरा है कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। दोस्तों इसका कोशिका द्रव्य कणिकामय तथा केंद्रक पाल युक्त होता है। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से हमारा पहला है एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, और उसके बाद में दूसरा है बैसोफिल्स और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन तीनों भाग के हम कार्यों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारा एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स है, ये क्या करता है कि ये रक्त में जब उपस्थित रहता है तो ये रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और यहीं पर अगर हम बैसोफिल्स के बारे में बात करें तो इस बैसोफिल्स से क्या होता है, हिफेरिन का स्राव होता है। यानी कि ये जो बैसोफिल्स है इसमें से यहाँ पर निकलता है हिफेरिन, यानी कि हिफेरिन का स्राव होता है। और हिफेरिन क्या करता है, हिफेरिन प्रतिस्कंदन का कार्य करती है। और प्रतिस्कंदन क्या होता है, जैसे क्या होता है कि अगर आपको कहीं पर चोट लग गई तो चोट लगने के बाद में क्या होता है कि जैसे
थक्का जो जमता है, यानी कि जो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये जो हेपेरिन होता है ये करता है। उसके बाद में यहीं पर अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये क्या करता है कि इसमें भक्षका अणु होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जैसे कोई मृत कण आ गया या विषाणु आ गए तो ये क्या करता है कि उसका भक्षण कर लेता है, यानी कि उसको खाकर ख़त्म कर देता है। तो ये कार्य होता है इस न्यूट्रोफिल्स। तो दोस्तों ये रहा हमारा कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब हम बात करते हैं कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। दोस्तों इसकी कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती तथा इसका केंद्रक गोल होता है और यह पिंडों में विभाजित नहीं रहता, और ये दो प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा पहला है लिम्फोसाइट्स और दूसरा है मोनोसाइट्स। तो सबसे पहले अगर हम लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो लिम्फोसाइट्स होता है ये प्रतिरक्षी का निर्माण करता है तथा शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। और यहीं पर अगर हम मोनोसाइट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भक्षी अणु होते हैं यह क्या करता है, इसका निर्माण करता है, और इसकी क्रिया में क्या करता है कि जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, इनका भक्षण करता है। तो ये हमारा हो गया कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब हम बात करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में, यानी कि रुधिर कणिकाओं के तीसरे भाग के बारे में। तो अगर हम रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में बात करें दोस्तों, ये जो रुधिर प्लेटलेट्स होता है ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती है। यह केंद्रक रहित गोल या अंडाकार होता है। ये चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायक होता है। यानी कि ये जो रुधिर प्लेटलेट्स होता है ये हर एक जीव में नहीं पाया जाता, ये केवल और केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। और साथ में इसका जो कार्य होता है ये क्या करता है कि जो रुधिर का थक्का जमता है, जैसे कहीं पर आपका चोट लगा तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड बह रहा था वो थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है। तो क्यों ये बंद हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर रुधिर का थक्का जम जाता है। तो इसमें ये जो हमारा रुधिर प्लेटलेट्स होता है ये कार्य करता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा रुधिर कणिकाएं। अब हम बात करते हैं रुधिर के कार्य के बारे में। तो अगर हम पहले कार्य के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि हमारे शरीर में क्या होती है, रुधिर पूरे शरीर में हमारी होती है। अब यहाँ पर हमारे पूरे शरीर में पाइपलाइन की भांति पूरी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो बिछी हुई होती हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो क्या करती है कि जो प्लाज्मा होती है उसमें मिल जाती है, और उससे होते हुए वो आती है हृदय में। यानी कि जो हमारे शरीर में बिछी हुई हैं पाइपलाइन यानी कि रक्त वाहिनियाँ जो हैं उसमें से होती हुई वो आती हैं सबसे पहले हृदय में। और हृदय में आने के बाद में हृदय क्या करता है, हृदय भेजता है उस रक्त को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को भेज देता है आपके फेफड़े के पास। तो वहाँ पर जब आपका रक्त पहुँचता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ है, तब क्या होता है कि जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास के मार्ग से आपका ऑक्सीजन गैस आपके फेफड़े तक पहुँचता है। और वहाँ पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आपके लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, जो कि अभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो पहुंचा है आपके फेफड़े में, उसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें ये ऑक्सीजन मिल जाता है। और उस लाल रुधिर कणिका में उपस्थित होते हैं हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया कर कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके पूरे शरीर में फिर जाते हैं। यानी कि सबसे पहले तो वो आपके फेफड़े से होते हुए फिर जाएंगे हृदय के पास। हृदय फिर वो क्या करेगा, पंप करेगा, और उसके बाद में आपके शरीर में यहाँ पर रक्त वाहिनियों की सहायता से वो पूरे कोशिकाओं तक पहुँचेगा। और वहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये फिर से टूट जाएगा ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन में, और उसके बाद में उसका कार्य वहाँ पर ऑक्सीजन का हो जाएगा। और यहीं पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आया था प्लाज्मा से, वो यहाँ पर जब आप श्वास को बाहर निकालेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये क्रिया होता है ऑक्सीजन के परिवहन में। अब अगर हम रुधिर के दूसरे कार्य पर बात करें तो पोषक पदार्थों का परिवहन करता है ये जो हमारा रुधिर। यानी कि क्या होता है कि रुधिर में जो पचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं वो मिलते हैं, और ये सबसे पहले यकृत के पास जाते हैं,
फिर यकृत क्या करता है, यकृत से ये आवश्यकता अनुसार पूरे शरीर में ये जो हमारा पोषक पदार्थ होता है इसको पहुंचाता है। तो पोषक पदार्थों का परिवहन करता है ये रुधिर। अब उसके बाद में अगर हम रुधिर के तीसरे कार्य पर बात करें तो उत्सर्जी पदार्थों का ये परिवहन करता है। यानी कि क्या हुआ कि जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जन से क्या होता है कि जैसे यूरिया बन गई, ऐसे बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। तो ये उत्सर्जी पदार्थ सबसे पहले हमारे यकृत में जाते हैं इस रक्त के माध्यम से, उसके बाद में फिर ये यकृत से वृक्क में जाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि अभी हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पूरे शरीर में जो उपस्थित है वो क्या करता है कि आपके रक्त में जो प्लाज्मा उपस्थित होता है उसमें से मिलता है, फिर वो जाता है आपके हृदय में, हृदय से फिर वो फेफड़े में, फेफड़े से उसके बाद में जब आप श्वास को बाहर करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। तो ये उत्सर्जन करता है इस उत्सर्जी पदार्थों का। उसके बाद में अगर हम चौथे कार्य पर बात करें तो ये रोगों से बचाता है। यानी कि क्या होता है कि रक्त में उपस्थित जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो शरीर के हानिकारक जो विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनसे लड़ते हैं। जैसे क्या हुआ कि आपके शरीर में कहीं घाव हो गया, तो घाव हो जाने पर क्या होता है कि वहाँ पर जो विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनसे ये जो हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं लड़ती हैं और लड़कर क्या करती हैं कि इन विषाणु और जीवाणु से लड़कर वहाँ पर मवाद बना देती हैं और वो मवाद आपका बाहर निकल जाता है, यानी कि जीवाणुओं को वहाँ पर मार देती हैं। उसके बाद में अगर हम रुधिर के अगले कार्य पर बात करें तो रुधिर का थक्का बनना, कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको कहीं पर चोट लग गया तो चोट लगने के बाद में जैसे वहाँ पर ब्लड बहने लगा तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ब्लड का बहना वहाँ पर बंद हो जाता है। तो ये क्रिया क्या होता है कि वहाँ पर जो रुधिर आता है वो वहाँ पर थक्का बन जाता है और थक्का बनने के कारण रुधिर का बहना बंद हो जाता है और ये होता है रुधिर में उपस्थित विटामिन के कारण। तो ये हमारा हो गया रुधिर के कार्य। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।